और चैप्टर का नाम है सप्लाई। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देखो भाई, ये जो चैप्टर है इसमें दो सेक्शंस है। एक है सेक्शन 7 और एक है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या था? कंपोजिट सप्लाई कंपोजिट। या फिर मिक्स सप्लाई। यानी कि जब यहाँ पे टू और मोर सप्लाई हो जाए तो कौन सा रेट लेना है, ये कंफ्यूजन आता है, तो हम डिसाइड करते हैं वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट और मिक्स। तो अभी कह सकते हैं टू और मोर गुड्स या फिर सर्विसेज, एक गुड्स एक सर्विस। ठीक है ना? तो क्या देखा जाता है, या तो कंपोजिट है या मिक्स्ड है। लेकिन अभी तक हम जीएसटी इतने टाइम से कर रहे हैं, मेरा अब आपसे सवाल कि जीएसटी लग क्यों रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो जीएसटी लग रहा है? जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, ठीक है, इनकम टैक्स क्यों लगता है? रीजन क्या है? ऐसा क्या हो जाता है जो टैक्स लग जाता है? क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपको इनकम, जीएसटी क्यों लगता है? ऐसा क्या कर रहे हो आप जो जीएसटी लग रहा है? गुड्स और सर्विस का सप्लाई। सप्लाई। इस चैप्टर में हम डेफिनेटली देखेंगे गुड्स क्या होता है, सर्विस, क्योंकि अगर कोई चीज गुड्स और सर्विस नहीं है तो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरा फोकस इस पे रहेगा कि जीएसटी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब। सर क्या ही बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ी बात है इसमें। सप्लाई का पूरा मतलब सेक्शन 7। सोचो अगर मैं तुम्हें सामान बेचूं जिसको सप्लाई बोला जाता है, सेल, लेकिन पैसे ना लूं, तो क्या उसको सप्लाई बोलूंगा? क्योंकि देखो, कोई चीज अगर सप्लाई बोल दी तो मान लो उस पर जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली कंसिडरिंग सरकार ने कोई एग्जाम्प्ट करा है नहीं करा। बट अगर किसी चीज को मैं बोल दूं दिस इज सप्लाई, अब आप सेल वेल छोड़िए, सेल की बात कर लूंगा मैं, किराए पे देना सप्लाई है। मैं आपको घर किराए पे दे रहा हूं, इज इट सप्लाई? यस। ठीक है। प्रोजेक्टर किराए पे देना सप्लाई है? यस। तो आप देखेंगे, हमें ये कंक्लूड करना है कि ये चीज सप्लाई है या नहीं है। और अगर सप्लाई है तो इसका मतलब जीएसटी लगे। सेक्शन 7 सिर्फ और सिर्फ ये बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन की जगह अगर हम लिखे मीनिंग ऑफ सप्लाई, एंड आप समझिए 2017 में आया है ये सारी कहानी। ठीक है। अच्छा सर, 2017 में आपको पता है 2017 से पहले क्या क्या टैक्सेस होते थे? तो अगर मैं प्री जीएसटी एरा की बात करूं तो एक होता था एक्साइज ड्यूटी। हर किसी का ट्रिगर इवेंट होता होगा ना, क्यों लग रहा है एक्साइज, क्यों लगता था? जैसे सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग पे। होता है तो जीएसटी लगता है, एक्साइज क्यों लगता था? ये हमने इंट्रोडक्शन में बात करी भी थी थोड़ी सी, बट वैसे ही आपको आइडिया होना चाहिए था क्यों लगता था। क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करते, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ उन लोगों पे लगता था जो मैन्युफैक्चर करते हैं। मेरा आपसे सवाल, अगर सपोज करो आपको ये अभी स्क्रीन पर ये जो लाइंस दिख रही हैं, अगर मेरा काम है सिर्फ इसको हटाना, क्या ये मैन्युफैक्चर है? आंसर इज यस। तो आप समझो, बहुत सारे सवाल आ जाते थे, लोग कहते थे कि मैन्युफैक्चर नहीं है, सरकार कहती थी मैन्युफैक्चर है। अपने में बहुत बड़ी जजमेंट्स इसके ऊपर होती। आप लोग तो जीएसटी पढ़ रहे हो, हम लोगों ने अपने टाइम पे एक्साइज ड्यूटी पढ़ा है। और हम देखते थे कि भाई किस चीज को मैन्युफैक्चर, इवन अगर आप दूध से दही बना रहे हैं, दूध से दही बनती है ना, कैसे बनती है? आती है किसी को? थोड़ी सी दही और ऊपर दूध डाल दो तो दही बन जाती है, और है ना? तो क्या ये मैन्युफैक्चर है? दही से लस्सी बनाना, इट इज मैन्युफैक्चर। अगर आप उसे कमर्शियली एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, अगर आप मार्केट में जाते हो, भैया लस्सी दे दो, कह रहे दही ले लो, एक ही तो बात है, ऐसे थोड़ा ना होता। तो जो बंदा दही से लस्सी बना रहा है और अगर वो ग्रैंड स्केल पे बना रहा है, दैट्स मैन्युफैक्चर।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती थी मार्केट में। ठीक है, इसके बाद और कौन सा टैक्स होता था? सेल्स टैक्स। मैं लिख देता हूं सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या थी मार्केट में? रेस्टोरेंट वाला, रेस्टोरेंट वाला जो है वो दाल मखनी बेच रहा है, वो पूछ रहा है भाई ये मैंने सर्विस दी है या मैंने गुड्स बेचे हैं? डिपेंड करता है। ढाबे पे तो सर्विस कंपोनेंट ज्यादा नहीं होता, सीधा वहीं के वहीं सामान बिक रहा है या वो है। तो बेसिकली एक इंडिया लेवल पर ये कंफ्यूजन भी थी कि भाई कोई चीज को मैं सर्विस बोलूं या मैं उसको गुड्स बोलूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। आज के टाइम पे हम मैकडोनल्ड्स पे खा रहे हैं, उसको रेस्टोरेंट सर्विस बोला जा रहा है, पर क्या हमें कहीं ये नहीं लग रहा होता कि यार गुड्स तो है यार? समझ रहे हो? मैकडोनल्ड क्या ही सर्व कर रहा है, मतलब ठीक है बैकेट में बनाने का सर्विस है, पर वो काउंटर पे रख देता है, मैं खुद ही तो खा रहा हूँ, कोई आगे वेटर कोई सर्विस थोड़ा ना प्रोवाइड कर रहा है। पेमेंट आप खुद उठ के जा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। तो डिपेंड करता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन होती थी। ठीक है, तो सर्विस टैक्स किस चीज पे लगता था? सर्विसेज पे, कि अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा। और सेल्स टैक्स क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ सेल ऑफ। एंड देयर वाज ह्यूज कंफ्यूजन कि मैं इसको गुड्स मानूं कि मैंने दिए, या मैं इसको सर्विस। सर क्या ही कंफ्यूजन है, टैक्स ही तो लगाना है बेटे। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसे एन नंबर ऑफ केस लॉज होते थे जो डिसाइड करते थे वेदर दिस इज गुड्स और सर्विसेज। देन एक सीएसटी होता था। ये भी क्या होता था बच्चे? इंटर स्टेट। तो इसके ऊपर मेरे को ऐसा कोई बात नहीं है, तो आप समझिए पहले के लॉज में जो बिजनेसमैन है उसका तो हालत खराब हो जाती थी। पहले वो बनाएगा तो उसे मैन्युफैक्चर के कई पैरामीटर्स देखने पड़ते थे, फिर वो बेचेगा उसे देखना पड़ता था सर्विस, और अगर उसने उसको गलत ट्रीट कर लिया कोर्ट में केस चलने शुरू। उसी की सेक्टर की कितनी इंडस्ट्रीज को कंफ्यूजन, ये सारी बातें खत्म कर, क्योंकि आज के टाइम पे ये है ही नहीं। सो इट ब्रिंग्स सिंप्लिसिटी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये सप्लाई है या नहीं। अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं। मुझे बताइए क्लियर है आपको कि किस पैरामीटर पर है? अच्छा सर, तो एक बात बताओ, अब मैं कुछ सेक्शंस और वो लिखूंगा, एक बार इसको हटा दूं, ये लिखे रहने देता हूँ एक बार। ठीक है ना, यहाँ पे बनाता हूँ इसको। तो सप्लाई का मतलब, 71A, 71B, एक 71AA भी आ गया छोटा सा, एंड 71C। पहले मैं आपके साथ ये वाले सेक्शन डिस्कस करूंगा, देन 71A, ये कुछ आया हुआ है, देन 72, एंड देन 7 सबसेक्शन 3। मेरे को आपके साथ बेसिकली ये सब डिस्कस करना है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए जो भी लिखा है मैंने। इसके अंदर यहाँ पे तो इमीडिएट बातें लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। इनको स्केड्यूल 1 आएगा यहाँ पर, शेड्यूल 3, सॉरी शेड्यूल 2, और यहाँ पे शेड्यूल 3। सर ये क्या ही लिख रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार। 3 में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो रीड करने लायक भी नहीं है, बस ऐसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है किसी को भी सप्लाई। मेन आपका सारा ये है 7 या 7 2 तक। ठीक है बच्चे, एक बार लिख लेना इसको। लिख लिया?
चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जी, 7 1 ए। लिखेंगे भी इसको शॉर्ट में, एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप एक चीज देखोगे 7 1 ए में ना बच्चे, सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है, और कैसे लिखा हुआ है, सप्लाई इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब होता है सरकार की डेफिनेशन जो है ना, वो इंक्लूसिव मैनर में है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब सरकार आपके हिसाब से क्या चाहेगी, कि सिर्फ मैं स्पेसिफाइड बातों को सप्लाई बोलूं या ऑलमोस्ट हर चीज को सप्लाई बोलूं, हर चीज को। तो इंक्लूड्स ना, ये एक आइडिया देता है कि ये डेफिनेशन ना इंक्लूसिव मैनर में दी गई है, कि और चीजें तो है ही है, ये इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स सेल, मतलब ऑब्वियसली हम ये तो समझते ही हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल। उसके बाद क्या लिख रहे हैं बेटा, एक्सचेंज, ये क्या होता है, सारी बातें करूंगा। बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, इवन डिस्पोजल। अगर कोई चीज जल गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो सप्लाई इंक्लूड्स दीज ऑल थिंग्स। और मैं अभी सिंपल सी बात करता हूं, ये सारे टर्म्स आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। क्या हम सभी सेल समझते हैं जनरल लैंग्वेज में ही अभी भी? सेल किस चीज का भाई? गुड्स और, अगर कोई भी चीज आपने सेल करी और कोई गुड्स और सर्विस नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, एंड क्या लिख रहा है बच्चे, कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं। आप आगे जो लिखी हुई हैं बातें उसको छोड़ दीजिएगा अभी प्लीज, सारे नोट्स आपको सीक्वेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई इंक्लूड्स, तो अगर मैं दोबारा से डेफिनेशन बोलूं, आप सेल कर रहे हैं किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज की, और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, और अगर पैसा ना मिले तो सप्लाई नहीं होगी। और आगे सुन लीजिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, धंधे का काम है जी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। मेरा आपसे सवाल, आपके घर में कोई सामान पड़ा हुआ, आप उसको बेच देते, गाड़ी है, पुरानी है, कुछ है, तो सप्लाई मान लूं उस चीज को? अगर मैं बोलूं सेल तो है, गुड्स भी है, पैसा भी लोगे, बट इट इज इट अ बिजनेस, तो नो क्योंकि सर। है, तो इसलिए वो चीज सप्लाई नहीं होती और उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। अगर बेटे ये पॉइंट ना हो ना, तो जो आप बेच रहे हो घर का सामान भी, उसको भी मैं सप्लाई बोल दूंगा, उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। वो अलग बात है, बोलोगे 20 लाख के अंदर है तो वो चीज है, वो अलग बात है। पर आप जो घर का सामान बेच रहे हो उसको मैं सप्लाई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बिजनेस का कंडीशन। बताइए, क्लियर है? कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े से नोट्स बनाने का आपका। एक बार पर पहले ना कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। सर सेल क्या होता है सर? सेल होता है जिसमें ओनरशिप ना बच्चे ट्रांसफर हो जाती, रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, सेल होता है। वही ट्रांसफर, ये क्या होता है ये बताओगे? अगर मैं शॉप ए से शॉप बी में ले जा रहा हूं, और ये एक ही बंदे की शॉप है, मिस्टर एक्स है, और वो कुछ गुड्स एक दुकान से दूसरी दुकान में ले जा रहा है, मैं फैक्ट्री से शोरूम में ले जा रहा हूं, इस चीज को ट्रांसफर बोला जाता है। अरे सर क्या ये भी सप्लाई है? हाँ बेटे हाँ, ये भी सप्लाई है। बिल बनेगा, मूवमेंट होगी, इनवॉइस क्रिएट होगा, जीएसटी चार्ज करोगे, और आप चार्ज करोगे तो वो आईटीसी लेगा। सर क्या दोनों रजिस्टर्ड है? वो सारी बातें बाद में देखेंगे। लेकिन चाहे आप अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान में ले जा रहे हैं, सरकार के लिए सप्लाई। कंसिडरेशन आपको डालनी पड़ेगी, नहीं होगी तो आगे एक चीज देख लेंगे। आपने जो पॉइंट बोला वो आगे आ जाएगा, और सरकार ने बोला इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन स्टिल हम इसको सप्लाई मानेंगे, तो देखेंगे काम।
बट आप समझिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है। फिर आता है एक बाटर। बाटर क्या होता है बच्चे? मैं आपको ये मोबाइल फोन दे रहा हूँ, इसके बदले पैसे ना देके कुछ और। एग्जैक्टली ठीक है, इसके बदले पैसे ना देके मान लो आपने मुझे गाड़ी दे दी, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली बाटर में क्या होता है बच्चे? ओनली गुड्स या फिर सर्विसेज। और एक्सचेंज में क्या होता है कि मैं आपको अगर ये मोबाइल फोन दे रहा हूं तो आप गाड़ी तो दे ही रहे थे, 1 लाख रुपए कैश और दे दिया आपने। यानी कि जिसमें कैश भी इन्वॉल्व हो जाता। हाँ ठीक है। हाँ कॉफी मंगवाते हैं, सारे बच्चे पियेंगे कॉफी? नहीं सर। पियोगे? कुछ मुझे पियेंगी कॉफी? नहीं सर, नहीं नहीं। अरे यार। ठीक है, इट्स ओके टू बी कंफ्यूज। हाँ जी, मैंने वोट, अरे यार ईवीएम खराब है यार। मैंने आम आदमी पार्टी पे करा, वो कमल का दिखा दिया उन्होंने। मैंने उनको बोला कि ये गलत चल रही है, कह रहे आप अलाउड नहीं, आप बोलिए मत जाइए। भाई उधर गुंडागर्दी चल रही है, सारे बीजेपी के ऐसे घूम रहे हैं, आगे ही डरा रहे थे कि आप बीजेपी को वोट देना, नहीं तो अच्छा है। हाँ, अरे पर बाहर भी सबको धमकी दे रहे थे कि बीजेपी को ही वोट देना। आपके इधर नहीं हो रहा? सर झूठ मत बोलो सर। बीजेपी बीजेपी हो रहा है। पूरा फ्रॉड हो गया भाई, ये तो बेचारा केजरीवाल। तो बेसिकली गुड्स के बदले अगर आप गुड्स प्लस कुछ कैश एक्सचेंज करोगे तो उसको एक्सचेंज बोला जाता है। और बार्टर क्या होता है? ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। लाइसेंस क्या होते हैं बेटे? 3G, 4G, 5G, स्पेक्ट्रम लाइसेंस, कितने सारे लाइसेंसेस होते हैं भाई। ठीक है, लीज एग्रीमेंट भी कह सकते हो आप इसको। आपको मैं बता दूं, अगर हमको ये किराए पे दिया है तो वो लैंडलॉर्ड ने क्या करा, उसने सप्लाई करा हमको, तो वो सप्लाई है, जीएसटी लगना चाहिए उस पर। समझ रहे हो? रेंटल यही आ गया, लीज और फिर डिस्पोजल। सारे टर्म्स क्लियर है आपको? रेंटल लीज डिस्पोजल पे कोई लेना देना नहीं है हमें, आपको समझ आना चाहिए था ट्रांसफर और सेल क्या होता है भाई, एक्सचेंज और बार्टर। ये लिखी हुई है बहुत अच्छे से बात है, मुझे बताइए क्लियर है? ओके। तो बेसिकली आप मुझे बताइए क्या कंसिडरेशन होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी। जरूरी है। मैं एक चीज ना ऐसे करता हूँ, 7(1) के ना कीवर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, आप 7(1) के यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है बहुत सारा। किस चीज का? ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ भी लिख दो भाई, और स्पेसिफिक होना है तो। और क्या होना चाहिए इसमें? फॉर अ कंसिडरेशन। और क्या होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यही है ना? तो ये आपका सारा का सारा क्या है? 7(1)(a). अच्छा जी। और सर क्या हुआ? संजय भैया किसको वोट दिया कल? बीजेपी। बीजेपी को दिया? नहीं ठीक है। नहीं, वो भी यही कहना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिया तो बीजेपी का आ गया। बात तो सर कि वहाँ बीजेपी का कोई हवा ही नहीं था। लो अब हेलीकॉप्टर उड़न क्या बना दिया उसने, हमें भी कमान देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है सर यार? हाँ संगम तो हेलीकॉप्टर पे कर देता, बीजेपी ढूंढ। झाड़ू में दबा दिया। क्या झाड़ू पे दबा दिया तूने? हाँ।
संजय पे निकल जाए यार तेरी सैलरी सैलरी कितनी रखनी है तेरी, बता। आज हाइक है तेरी सैलरी का, कितनी रखनी है बता। रोजी का सब कह रहा हूँ, सब झाड़ू को झाड़ू को दिया है? हमारे घर में जितने भी झाड़ू पे दिए मेरे को भरोसा नहीं है तेरे नहीं, पे। भगवान का समझ सच्ची कह रहा है? सच्ची में मैं वो उम्मीद नहीं था। जब मैं उम्मीद देखा था ना वहां पे, तो वो हेलीकॉप्टर समझ में नहीं आ रहा कौन चीज है। तो सारे समझने थोड़ा ना होते हैं, जो जाने है जिसको देना है दे दिया। पर मैंने देखा ना, वो कमल देखा था ना, नहीं मिला, तो मैंने झाड़ू को दे दिया, चाहे हवाई सूट कमल नहीं दिखा? अरे सब कुछ गया था। कमल नहीं दिखा, दे तो कमल को रहता ना, नहीं बढ़ेगी। नहीं, फिर मैंने वही कहा झाड़ू पक्का से? पक्का नहीं, किसी को भी दे यार, उसमें कोई वो थोड़ा है। ये ना ये सोच रहे पता नहीं मैं अब क्या कर दूंगा, मतलब भाई बीजेपी का नहीं हूं मैं, बीजेपी का नहीं हूं मैं, ऐसे गुंडागर्दी नहीं है कोई। किसी को कोई भी जीतेगा, हमें कोई भी देगा सर। वो बात तो सही है। सर, हम क्या करें? हाँ। पर वैसे किसको दिया? झाड़ू को। झाड़ू को? पक्का? हाँ नहीं, मेरी कसम मत गई हो भाई। माना मेरी LIC खूब है, पर मेरे को मैच्योर नहीं करानी। नहीं चलेगा तब तक गिरेगा ना। मैं ये सोच रहा हूँ पंखा वैसे नहीं गिर सकता, कहीं तो गिर सकता है पंखा। अगर ये पंखा गिर गया तो क्या ये सप्लाई है? हाँ नहीं। ठीक है। सो बेसिकली 7-1 क्लियर है पहले सबको? अच्छा, अब ना सरकार ने देखा कि यार लोग तो अपनी दुकान से अगर फ्री में भी सामान दे रहे, मान लो मेरी शॉप पर मैं बैठा हूँ और कोई मेरे रिलेटिव आए, तो आप मुझे बताइए मैं कोई चीज 1000 रुपए की बेचता हूँ, तो जो रिलेटिव है उनको 1000 रुपए का बेचूं, 1000 से ज्यादा, कम या जीरो? मैं तो रिलेटिव बेटे, मैं तो 0 पे बेच सकता हूँ, आपकी तरह। हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप उसको फ्री में भी दे दो, मे भी कुछ रीजन हो। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस वाला आ गया सामने, एक बंदे का मान लो हल्दीराम है, हल्दीराम पे 10 पुलिस वाले आ गए कि हम इधर खाना खाने आए, हल्दीराम वाला पैसे लेगा उनसे? हाँ? लेकिन मामा जी को खुश करना है। हाँ, मामा जी को खुश करना है तो पैसे चार्ज करें या ना करें? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है भाई, आपको चार्ज नहीं करते हो, समझ रहे हो? और ऐसे बहुत सारी ऐसे होता है, कभी कोई MCD वाला आ गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आ गए, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं ऐसा हो सकता है कि कई जगहों पे कंसिडरेशन ना भी हो। अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई नहीं होगा। पर सरकार ने बोला कुछ केसेस हम बताएंगे, यानी कि इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल उसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई। अब हम देखेंगे उसमें क्या क्या पॉइंट है, ऐसा नहीं है सारी चीजें बोल दूं आप। तो अगर कंसिडरेशन नहीं हुई तो आपको लग रहा है सर 7-1 के हिसाब से तो सप्लाई नहीं है, पर आपको 7-1 चेक करना पड़ेगा, कहीं उन 4 केसेस में तो नहीं आ गया। मैंने बातों ही बोल दिया। देर विल बी 4 सिचुएशंस, दैट इज para 1, para 2, para 3, para 4। ये 4 देखेंगे। इन केसेस में इवन इफ द कंसिडरेशन इज nil, तो भी क्या बोल दिया जाएगा? सप्लाई। अच्छा जी, अब आगे बात करता हूं आपसे। ऐसा हो सकता है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रेलिवेंट है, बट अगर ये ना हो, जैसे कि मैंने आपको बोला आप घर का सामान बेच रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड करा कि सप्लाई नहीं होगा। बट तो 7-1 के हिसाब से तो सप्लाई नहीं होगा,
लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है ये 7(1)(b) में तो नहीं फॉल कर रहा, यानी कि मैं 7(1)(b) में सिर्फ इतना लिखूंगा, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मैं थोड़ा प्रिसाइज लिख रहा हूं, बिजनेस और प्रोफेशन होना जरूरी है, पर अगर बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है तो हो सकता है वो 7(1)(b) में सप्लाई मान ली जाए। अब वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्या क्या केसेस है क्या नहीं है। मैं एक बार समराइज करता हूं। 7(1)(a) कहता है कि कुछ कंडीशन बहुत जरूरी है, जैसे कि गुड्स होने चाहिए, सर्विस होने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। ये एक आम तौर पे, क्या मैं कह सकता हूं आपके सामने इतनी दुकानें, क्या ये सब चीजें पूरी नहीं हो रही है? हो रही। बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हो सकता है कौन से केस में आ जाऊं मैं, 7(1)(c) में और उसको सप्लाई बोल दिया जाए। और अगर बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है तो हो सकता है मैं 7(1)(b) में आ जाऊं। सो दीज आर द इवन दीज पॉइंट्स आर मिसिंग। तो वो चीज, पहले बताइए आपको क्लियर हुआ? अब हम इसको रीड करते हैं ध्यान से, वो भी आ जाएंगे अपने मेंबर्स को ही, जैसे हाँ हाँ हाँ, एसोसिएशन और अपने मेंबर, जैसे सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं ना, उसने सर्विस ही तो कह रहे हैं, वो लोग अलग अलग होते हैं तो वो सप्लाई होता है। देखो बहुत ही थ्योरेटिकल वन लाइनर है सिर्फ। अब आप देखिए जरा, मैंने जो चीज हटाई थी, अब आप बताइए कि आपको समझ आया? कंसिडरेशन वैसे तो कैश और काइंड में हो सकती है, डेफिनेशन देख लेंगे, पर इसकी एक्सेप्शन क्या है? शेड्यूल 1। और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई? 7(1)(b). क्या आपको समझ आ रहा है बच्चे? अब हम आ गए हैं 7(1)(b) पर कि सर आप ये बताओ, अगर बिजनेस नहीं है तो कौन सा केस सप्लाई में आ रहा है? एक ही केस आ रहा है सिर्फ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, वेदर इन रिलेशन टू बिजनेस और, सर एग्जांपल दो ना बेटे, मैं अपने घर को डिजाइन करवा रहा हूँ, उसके लिए मुझे आर्किटेक्ट चाहिए, पर्सनल खर्चा है, पर मेरा आर्किटेक्ट यहाँ का नहीं है बेटे, मैं तो यूएसए से कराऊंगा आर्किटेक्ट की सर्विस। ठीक है, आप मुझे बताइए, वो आर्किटेक्ट ने मेरे घर की पूरी डिजाइनिंग करी, क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? पैसा तो लेगा वो, लेकिन इज इट इन रिलेशन टू बिजनेस? स्टिल इट इज सप्लाई। ये सप्लाई है, जीएसटी लगेगा, कौन लगाएगा? वो लगाएगा? नहीं, मैं मुझे लगाऊंगा अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते। नहीं, आरसीएम हो जाता है, ये बाहर से है, इंपोर्ट करा है तूने, इंपोर्ट के अंदर देख फॉरवर्ड वो तो लगाएगा नहीं, आरसीएम लगाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको कनेक्ट हो जाएगा, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर सौरभ सर, फिर तेरे को 5 दिन आया हुआ है, तेरे को कैसे पता लग गई? कब लिखा था? सौरभ आर्किटेक्ट सर्विस फॉर सौरभ सर हाउस फ्रॉम आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इसमें इंपोर्ट नहीं है ना, ऐसे ही है यार। इंपोर्ट ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस, मुझे बताइए। है जी, क्या कह रहे हो मैडम? वो बात सही है, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाओगे ना और जब आपको जेल होगी तो किसको ही पता लगेगा? कोई नहीं आएगा बचाने। हाँ, बड़े लेवल पे करें तो पकड़े जाएंगे। वो तो ठीक है यार, लेकिन मतलब आप इस लाइन पे हो तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, पर डॉक्टर इंजीनियर उनसे पूछो तो 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन का हिसाब है। मतलब एवरीथिंग, जीएसटी चार्ज करना, टीडीएस, सब कुछ सारी चीजें। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। 7(1)(b) क्लियर है? आइए जरा 7(1)(c). 7(1)(c) क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1। मतलब अगर शेड्यूल 1 में आपकी वो एक्टिविटी फॉल कर गई, इवन इफ देयर इज, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ सच ट्रांजैक्शन इज मेंशन्ड इन शेड्यूल। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए, आप ऐसे कंफ्यूज मत करिएगा।
ये सिर्फ कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है, बिजनेस होना जरूरी है। और ऊपर वाले में क्या था, बिजनेस नहीं है पर कंसिडरेशन लिख लिया मैंने। आपको की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, अभी अभी घुमा हुआ सिचुएशन आएंगी कई चीजों को। मुझे बताइए, क्लियर है? रिलेटिव वाला हो जाएगा ना, रिलेटिव। रिलेटिव्स हो जाएगा, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हो जाएगा जिसमें कंसिडरेशन है उसको सप्लाई बोला जाएगा। 4 केसेस देखेंगे। मुझे बताइए, ऑल क्लियर? इसको लिखोगे, आगे बढ़ूं? लिख लिया, स्टार्ट कर दिया, 1 सेकेंड। हाँ, एक बार लिख लो। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ भेज। अभी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग लेके क्या कर, तो पूरा बोलिए ना, और रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे इतनी बार लिखा था मैंने, लास्ट में लिखा हेलो, क्या हेलो, गुस्सा आता है तो देख के। ऐसे बाहर में आए। कल उससे- सर बीपी की मशीन लेके बैठे थे। कल सर बीपी की मशीन लेके बैठे थे। सर नोट करिए नहीं क्लास वाली बीपी मशीन। ओ लास्ट क्लास रहेगी, बाकी सारी बोल रहे हैं। बहुत पे अकाउंट, हमारा अकाउंट में भी डाला आपने। तो बोल रहा हूँ ना, लास्ट क्लास एक दिन की होगी ना, 2 नहीं अपलोड होती ना। सर कह रहे कल से सुबह ऑनलाइन देंगे। ठीक है जी, आइए, कोई दिक्कत? आइए, पैरा 1 2 3 4 की बातें कर लेंगे जी। तो आपको आ रहा है ना? हाँ जी, 8 को होएगी। तो कोचिंग बन रही है। ये दिन सुबह सुबह आता है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है घर पे देखने में, मजा आता है। सर अगर आमद पार्टी जीते तो सबको पार्टी। अरे वो फार्म हाउस के देना नेक्स्ट तो संडे है ना। हाँ, 8 को। और अगर बीजेपी जीत गई तो आप क्या करोगे? टोकू बनाओगे? नहीं सर सर्वे पे चले जाइए। नहीं नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं है जो भी जीते। अरे मैं तो स्टार्टिंग से न्यूट्रल था। कल एक ना इधर ही नॉन में ही जा रहे थे, वो कह रहे थे मैं कंफ्यूज हूँ किसको वोट करूँ। मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया आम आदमी पार्टी। हाँ ठीक है ना। एनीवेज, अच्छा एक चीज देखिएगा, देखो देखो एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर गुड्स क्या होता है, ये भी तो देखना जरूरी होगा। ठीक है, कई डेफिनेशन आएंगी। सर्विसेज क्या होता है, और अगर कोई चीज ना गुड्स है ना सर्विस है तो उसको सप्लाई बोलूंगा नहीं, बिकॉज आप ये कह सकते हैं सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस इज नॉट अ सप्लाई। जनरली बोल सकता हूं ना। अब सवाल ये है कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है, आपको पूरी आनी चाहिए। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ। सर तो अभी हम बिफोर ये जो 7(1)(c कर रहे हैं, हम उससे पहले गुड्स और सर्विस की जनरल डेफिनेशन देख रहे हैं। हाँ, 7(1)(a) में ही गुड्स और सर्विसेज था ना, यस सर। तो बस उसकी अब डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है बच्चे? इट इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या एसी, प्रोजेक्टर, फैन, स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं? बिल्कुल है। क्या चीजें नहीं है आप समझिएगा अभी, एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि पैसे को मैं ये बोलूं मैं पैसा इधर से उधर कर रहा हूं अभी, तो वो चीज नहीं है। और क्या चीज नहीं है? सिक्योरिटी, शेयर्स, सेल परचेज पे अभी जीएसटी नहीं लगा। और ऊपर एक बात लिखी हुई है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है तो ऑब्वियसली लैंड को बेचूंगा तो गुड्स तो नहीं है ना। ठीक है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी हो बिकॉज दे आर इमूवेबल, बट इंक्लूड्स। ये जो पेंसिल से लिखा है ना, ये मैडम ने, जो भी स्टूडेंट है उसने एनालिसिस करा हुआ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस जो जो बोल दूंगा। ठीक है, इंक्लूड्स
एक्शनेबल क्लेम्स, अल्कोहल नहीं है प्लीज। जो सुबह से अभी बोला है आपने पहला वर्ड। 8 तारीख को खुलेगी ना। हाँ नहीं, 8 को नहीं, आपको वोट, आपने जो वोट दिया उसका कारण यही है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? वो जैसे किसी ने केस करा उसके ऊपर क्लेम मिल रहा है। नहीं ऐसा भी कह सकता है, पर एक और चीज कह सकता हूँ। आप मुझे बताइए, एक्शनेबल क्लेम्स होता है, सपोज करो तुम्हारे पास एक लॉटरी टिकट है और तुम जीत गए, तो उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी होता है, और भी सोफिस्टिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि अगर आपने नहीं करा तो इसमें लिखा है कि यू हैव टू पे मी पेनल्टी, तो वो एक्शनेबल क्लेम्स हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे हो गया। आपने स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में तुम्हारा फेस्ट या वो होता था, कार्निवल होता था। कार्निवल में टिकट होती थी, लास्ट में लकी ड्रॉ निकलता था। और अगर, हाँ, ये नहीं होता था, टिकट पे नंबर होता था लकी ड्रॉ। ठीक है। और क्या बोलते हैं, लकी ड्रॉ पे अगर वो टिकट नंबर आ गया तो उस टिकट के बेसिस पे ही तो मिलेगा, अगर आपकी टिकट खो गई तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो जब इनाया के भी स्कूल में फर्स्ट टाइम कार्निवल हुआ था, तो हम लोग ना गए नहीं थे, बट टिकट्स हमने परचेज करी हुई थी। तो मुझे पता लगा कि, मतलब कहाँ से पता लगा पता नहीं, मैम का ही कॉल आया या आया कि इनाया का कार्निवल में वो टिकट नंबर अनाउंस हुआ है और अब हम ना गिफ्ट कलेक्ट कर सकते। मैंने कहा इनाया बहुत लकी है यार, तू लक्ष्मी है ये तो। कहीं भी नहीं, इतने सारे लोग, हम लोग इतनी बार फेस्ट पे मैं अपने खुद के स्कूल पे गया, दिवाली कभी भी नहीं जीते, ये बिना गए जीत गई। तो पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ब्लेसिंग्स है मेरी डॉटर में भी। और क्या जीते थे? माइक्रोवेव। ठीक है, हाँ माइक्रोवेव जीते थे। ये आपसे हर साल लगाने लगेगा। ठीक है। और मैं तो ये प्रिपेयर कर रहा था कि वो स्कूल में ये बोलेंगे कि आप जब थे ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो सोचा था कि उनको बोलूंगा हमारे घर पे माइक्रोवेव नहीं है, मैम बोल भी रहा था ठीक है। पर जब मैं गया तो ना क्लास भी थी, तो मैंने 2 क्लासेस को कैंसिल करा कि अभी के अभी जाना है। ठीक है। और मैं पता नहीं बाइक पे था, और जब गए उधर ऑफिस में तो वो इनाया नाम के ना 2 बच्चे थे। हमारा नहीं था वो। ठीक है, वो दूसरी इनाया को मिला था, और मैं ना ऐसे, हाँ नहीं नहीं सही में। और ना मतलब जनरली क्या होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग ना सैटरडेज होती है, तो मैं नहीं जा पाता। तो उनकी मैम को इम्प्रेशन है कि हमेशा इनाया की तो मदर ही जाती है, लेकिन लॉटरी टिकट वाले दिन मैंने कहा मैम बोलेंगे सही है। कौन छोड़ता है? हाँ कौन छोड़ता है डेट में? नहीं, मेरे को था जीत गया, मतलब वो एक तो होता है यार, माइक्रोवेव जीत गए। पर एक और सेक्शन में इनाया थी, वो जीती थी, माइक्रोवेव जीती थी, पर इनाया दूसरी थी वो, मतलब वो अब तो खोया क्लास भी कैसे मुझे, हाँ फिर नहीं, वो तो चलो क्लास तो और ले ही लेते हैं और हो जाता है। तो वो चीज है, पर कोई बात नहीं। तो एक्शनेबल क्लेम्स यही होता है, टिकट, टिकट के बेसिस पर वो चीज हो। माइक्रोवेव। ठीक है ना? क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सप्लाई। अगर क्रॉप्स हैं तो वो, आपको क्या लग रहा है, मैं उसे इमूवेबल बोल दूं? नहीं, सरकार कहती है क्रॉप्स, ग्रास, कोई भी थिंग्स, अगर जस्ट बिकॉज आप उसको 2 पेज से टाइट कर दोगे और उसको बोलोगे इमूवेबल, ऐसा नहीं होता है। जैसे मूवी हॉल के अंदर जो सीट्स लगी होती हैं, क्या वो इमूवेबल है, मूवेबल है? मूवेबल। हालांकि वो ऑब्वियसली असेंबल्ड होती हैं, हिल नहीं सकती ऐसे, लेकिन उसको मैं मूवेबल ही बोलूंगा। तो कोई भी चीज जो भी अटैच्ड हो सकती है और सेपरेट हो जाती है, क्रॉप्स, ग्रास, ये सारे भी गुड्स की डेफिनेशन में। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? इससे ज्यादा गुड्स की डेफिनेशन में कुछ नहीं है। अब एक बार जरा सुनते जाइएगा, सर्विसेज में क्या क्या आ रहा है। एनीथिंग अदर देन
ओ माय गॉड, यानी कि जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, और इसका कंक्लूजन पता है क्या निकलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। यानी कि अगर आज मैं आपको अपना घर बेचूं, तो अगर मेरा जो घर है वो गुड्स तो नहीं है, लेकिन वो क्या है बच्चे? इमूवेबल है, और वो क्या मान लिया जाएगा? तो ये है, ऐसा है। तो सरकार ने इमूवेबल को छोड़ा नहीं है, अभी सुनते जाइएगा। अगर आप घर, हाँ नहीं, शेयर्स तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस की डेफिनेशन में अदर देन गुड्स एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। तो गुड्स ने भी मनी एंड सिक्योरिटीज को बाहर करा, और सर्विसेज ने भी बाहर करा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां के फंस गया है? सर्विस के अंदर आ गया। और आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसको बाहर करवाऊंगा जब हम पहुंचेंगे किस में, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट बताता है कि इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें से एक है। अभी के लिए आप सर्विस को, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसके अंदर मानेंगे? सर्विसेज के। क्लियर है जी? फिर दोबारा इसमें भी आया कुछ इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी। बैंक प्रोवाइड यू द सर्विस ऑफ ट्रांसफरिंग योर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए कुछ चार्ज दे रहा है। क्या ये इस पे ये सर्विस है? बिल्कुल। आप डॉलर्स देते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, तो क्या ये एक सर्विस है? बिल्कुल है। तो बेसिकली सर्विस के अंदर आप ये ना सोचिए कि मनी नहीं है तो उस मनी को एक्सचेंज कराने की सर्विस को भी मैं सर्विस नहीं बोल रहा हूँ उस चीज को। समझ रहे हो? ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कैश देता हूँ, मान लो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो मैं बोलूँ अरे मैंने तो गुड्स बेचे, ऐसे थोड़ा ना होता। समझ रहे हो? हाँ, नहीं नहीं दे रहा आप। ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है? फोन के पलट में अगला एग्जाम्पल भी कुछ बोलूंगा, नहीं पलटूंगा उस पर, ठीक है? आप मत पलटना। मुझे बताइए, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स या सर्विसेज? सर्विस मनी कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटीज कुछ भी नहीं एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स है, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो फॉरेन एक्सचेंज वाले कराते हैं सर्विस है। ले दे के एंड में बस ये लिख रहा हूं, अदर्स में क्या आ गया? मनी एंड सिक्योरिटी, जिसपे जीएसटी नहीं लगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप बड़े ही अच्छे से लिखना बेटे, सारी बातें इन्हीं के ऊपर ही सवाल बनकर आते हैं। समझ रहे हो? आगे बढ़ते, आगे क्या दे रखा है रे? कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होता है? चाहे पैसा दे दो, चाहे काइंड में हो दो। समझ रहे हो? वेदर इन कैश और इन काइंड। और आजकल एक दो चीजें और भी हो गई। मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आप बीजेपी को वोट मत करिए। तो दे दो सर, नहीं देंगे वोट, अगले को दो सर। आप तो दिल्ली से है ही नहीं, माने सर से। आप ऐसी बात रखो ना। ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप बीजेपी को वोट मत। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, यू आर नॉट बाय नॉट, ठीक है? तो बेसिकली एक चीज होती है कि फॉर इसमें क्या आपने कोई मुझे सर्विस दी? बाय नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो अ सर्विस। तो ऐसी में एक जनरल एक कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं दिमाग में आपके, क्योंकि एक टाइम आएगा जब करेंगे। कहने का मतलब है, इस चीज को बोला जाता है फॉरबेरेंस टू डू एन एक्ट। ठीक है, मेरे को उसको टेक्निकल में नहीं जाना जब जाऊंगा, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं भाई तू यहाँ पे ये काम मत कर, मेरे से 1 करोड़ रुपए ले ले, तो क्या उस बंदे ने मेरे को कोई सर्विस दी है? यस, सर्विस। बाय नॉट डूइंग समथिंग ही हैज प्रोवाइड मी द सर्विस। मैं 10 फ्लोर बना सकता हूं अपने घर के, लेकिन साथ वाले घर का उस चक्कर में धूप और एयर कंडीशन सही नहीं रहेगी। अलाउड है मेरे को 10 बनाना, लीगली अलाउड है। वो कह रहे मत बनाइए, मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, 5 करोड़ दे दे। तो बाय नॉट डूइंग समथिंग आई एम गेटिंग द मनी। तो क्या ये भी कोई सर्विस होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा था। आपने मांगे तो ये कहे तुम 10-20 बनाओ, कोई सा विषय समझाओ। 5 करोड़ तो आइए जरा कंसिडरेशन देखते हैं।
तो एक सप्लायर है, सप्लायर को पैसा कौन देता है? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट जो भी कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन किस में हो सकती है? मनी में भी, और चाहे रेसिपिएंट दे या फिर कोई और थर्ड। मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, आपने कहा सर वो इंसान पैसे देगा, ठीक है, चाहे आप चाहे रेसिपिएंट दे चाहे कोई और पर्सन दे, जो भी सप्लायर को पैसा मिलेगा वो कंसिडरेशन का पार्ट है। अच्छा, ये वाली लाइन देखते क्या आप बोलोगे और कहां पड़ा था ये? इस कंसिडरेशन में एक चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। क्योंकि याद है, सोलर लगा रहे हैं। हाँ हाँ, सोलर पैनल लगाते हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, पर ये हमने किसी चैप्टर में पढ़ा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी। बिल्कुल। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हमने देखा था कि भाई वैल्यू के अंदर वो चीजें इंक्लूड होती थी, कितनी सारी चीजें होती थी ना, इंटरेस्ट, पैकिंग चार्जेस, एनी अदर इंसिडेंटल, सब्सिडी भी इंक्लूड होती थी, लेकिन एक्सेप्ट सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं। क्लियर है जी? आगे सुनिएगा। तो ये मनी और तो काइंड, क्या चाहे ये पेड रीजन हो था कि चाहे, हम उसको, है जी सर ये रीजन था कि हम उसको जो है प्राइस लिंक्ड सब्सिडी में नहीं लेते थे? मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं लेता ही नहीं था, हाँ हाँ चाहे सर, वो तभी। प्राइस लिंक्ड हो चाहे कोई भी हो, अदर वाली में प्राइस लिंक लेता था। हाँ सर, तो क्या यही रीजन था? नहीं, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है सेंट्रल सर। और स्टेट की सब्सिडी, कैसी भी सब्सिडी हो, कंसिडरेशन में नहीं आती। यहाँ पे प्राइस लिंक तो अदर देन सेंटर और स्टेट वालों का था। तो मैं उनकी तो मैं बात ही नहीं, उनका तो चाहे प्राइस लिंक्ड वाला कोई सब्सिडी हो या लमसम हो, वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में तो आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमने बच्चे जब ये जगह ली तो हमने सिक्योरिटी दी होगी, कितने महीने की सिक्योरिटी जाती है? 2 महीना, ठीक है। तो यहाँ का रेंट कितना है अप्रॉक्स? तो बेटे 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी गई, क्या ये कंसिडरेशन है? आंसर इज जब ये एडजस्ट होगा ना तब ये कंसिडरेशन होगा। व्हेन यू गिव इन एडवांस, दैट इज नॉट कंसिडरेशन, इट बिकम्स अ कंसिडरेशन व्हेन इट इज एडजस्टेड। अगर जब हमें जगह छोड़ेंगे तो आखिरी के 2 महीने का रेंट नहीं देना होगा या 1 महीने का, जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो तब उसको मैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप देखिएगा, डिपॉजिट, यही सिक्योरिटी डिपॉजिट, टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज, मतलब वो मतलब वही है, ठीक है ना? सेवा होगा तब नहीं मानेंगे सप्लाई। हाँ, तब नहीं मानेगा, मतलब बेसिकली उसको उसको सप्लाई, वो कंसिडरेशन का पार्ट अभी नहीं है, तो उस पे वो जो 3 लाख रुपए दिए वो जीएसटी उस पे नहीं लगाया। ठीक है, जब वो कल को एडजस्ट करेगा तो वो कंसिडरेशन की, वो अमाउंट कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब कुछ मैं स्पेशल केसेस डिस्कस करूंगा, फिर आपको रीड कराऊंगा। क्या आपने ऐसा देखा है, इधर कालका जी में हमने देखा है मंदिर है, कालका मंदिर देखा है, वो ऊपर चढ़ के जो सीढ़ियां चढ़, गए हुए हो उधर? वहां पे आपने देखा है मंदिर में, टेम्पल्स में ऐसे जो बेंच लगे होते हैं? उस पे नाम लिखे रहते हैं। हाँ, पंखे पे भी नाम लिखे रहते हैं। सर ये सही रखोगे। वो तो बहुत सही बना दिया मैंने। हम ये क्या है? नंबर है भाई, भाई ये तो दिक्कत नहीं कुछ बनाएंगे सर इससे। यार एक ना रील आ रही थी, उसमें ना इससे ना वो एलिफेंट बना रहा था यार, चल सीखते हैं। बहुत मैंने सीख ली थी, मैं ना पेपर भी निकालने वाला था बना के। आज की बनती है। ठीक है, तो मान लो ये बेंच पे लिखा हुआ है कि एड्यू जंक्शन ने ना, मान लो हम लोग डोनेट करते रहते,
ठीक है, कालका मंदिर हो गया, इधर हो गया इस्कॉन टेम्पल हो गया, जो भी, क्योंकि जो भी बचता है एडू जंक्शन का वो हम घर नहीं लेके जाते हैं, हम लोग ये तो डोनेट करते बता रही है। हैं। तो बेटे हमने ना, सौरभ सर ने 21,000 डोनेट करे और दुष्यंत सर ने 51,000। ये उस पर लिया था। जाना उधर है, बेंच पे लिखा हो। फोटो तो ली होगी आपने। नहीं, ऐसा हो ही नहीं तब कैमरा नहीं होते थे। सकता। पता नहीं था। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये जो टेम्पल है, क्या मैं कह सकता हूं इस टेम्पल को कुछ पैसा मिला? कितना मिला? 72,000। और मान लो किसने दिया? एड्यू जंक्शन। और आप समझिए गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट के लिए पैसा मिला तो कुछ तो सर्विस दी होगी, समझ रहे हो? गवर्नमेंट कह रही है ऐसे तो कोई नहीं करा होगा। बेसिकली गवर्नमेंट का दिमाग ये चल रहा है, यार इस टेम्पल ने कुछ सप्लाई कराया क्या जो इसे पैसा मिला? क्योंकि है तो ये दिखाने को तो ये डोनेशन दिखा रहे हैं, और डोनेशन होती है अदर पार्टीज हैज डन नथिंग बट वो उसको डोनेट कर, ठीक है? तो पैसा तो दिया है, तो सप्लाई है या नहीं? एग्जैक्टली, तो उनको लग रहा होगा कि भाई पता लगे कोई एडवर्टाइजमेंट, मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये सप्लाई है या नहीं? आंसर इज ये सप्लाई नहीं। सुनिएगा भाई, सुनिएगा। मतलब इतना प्रॉफिट बच रहा है आपको अभी। हाँ जी, 70,000 जरूरत हो गई। एनुअल बच जाता है, इतना तो बच जाता है। पर डे का ना जाए। तो ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं एड्यू जंक्शन ने 72,000 दिए और वो टेम्पल में फ्रंट के गेट पे भी लिख दिया एडू जंक्शन बेस्ट इंस्टीट्यूट इन CA CF और CA में एड्रेस, फिर अंदर जा रहे हो एक कार्ड भी जा रहा है, ठीक है, कोई है पंडित जी टीका लगा रहे हैं, गिल्लो बेटे प्रसाद केले के साथ हमारा बिजनेस कार्ड भी मिल रहा है साथ में। सही है सही है सही है। एडवर्टाइजमेंट अच्छी है। हाँ एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी, हाँ। ठीक है। 5 करोड़ तो ठीक है, बहुत सारे भगवान लगे हुए हैं और एक में सिर्फ हो सकता है मेरी फोटो भी हो साथ में, सर उस दिन मंदिर जाना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एड्यू जंक्शन ने पैसे दिए और वो अननेसेसरी मार्केटिंग करता जा रहा है गेट के आगे मंदिर के अंदर, एक बेंच पे लिखना है ठीक है भाई आपने डोनेट करा, कई होते एक दीवार पे भी लिखा होता है कि फॉर दिस कंस्ट्रक्शन दे हैव मेड द पेमेंट, वाइट मार्बल पे भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको हर जगह लिखे जाओ और नाम लिखने के बजाय एडू जंक्शन लिख के CA मोबाइल नंबर डाल लो, क्या चल रहा है? क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट है ये। तो आप मुझे बताइए जो डोनेशन मिलेगी, अगर तो सिर्फ लिखा हुआ है थैंक्स टू मिस्टर ए तो सप्लाई है, और अगर लिखा हुआ है मिस्टर ए एडू जंक्शन CA में थैंक यू वेरी मच और रिजल्ट भी लगा हुआ है, मतलब मान लो कि आपका नाम इस तरीके से लिखना पड़ता तो ये मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये केसेस ऐसे आएंगे, मैं 3 केसेस अभी डिस्कस करूंगा कि एक बंदे ने डोनेशन दी, क्या है सप्लाई है, अगर उसका नाम आ रहा है नहीं है, और अगर हर जगह लिखा जा रहा है तो सप्लाई है। मुझे बताइए कोई दिक्कत? डन है ना, रीड कर लेंगे इसको भी होता जाएगा। अगला है, आपने प्रगति मैदान पे देखा है? अभी अभी चल रहा था क्या प्रगति मैदान में? क्या था वो? ट्रेड फेयर बोलते हैं ना, ट्रेड फेयर था ना। ट्रेड फेयर में क्या होता है, कह सकता हूँ उधर रिस्पेक्टिव स्टॉल्स लगते हैं, और मैं पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ ही रहे होंगे। आर्टिस्ट सेंड
तो द गैलरी द वर्क ऑफ आर्ट फॉर एग्जीबिशन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैलरी, मतलब जो बंदा जो ओन कर रहा होगा उस जगह को या जो भी है। तो आर्टिस्ट ने 10 पेंटिंग बनाई और वो एक गैलरी, जो भी बंदा एग्जीबिशन कंडक्ट करता है उसको भेजी। ठीक है, आप मुझे बताइए आर्टिस्ट का उस गैलरी को सेंड करना, ठीक है, क्या ये सप्लाई है? मान लो मैं आर्टिस्ट हूं, मैंने ड्राइंग बनाई और मैं सोच रहा हूँ प्रगति मैदान में ये ड्राइंग करोड़ों की बिकेगी। तो आर्टिस्ट मैं हो गया और मैं एग्जीबिशन में ये चीज भेज रहा हूँ, और मैं एग्जीबिशन को ये बोल रहा हूँ मैं पैसे चार्ज करूंगा। पहली बात तो एग्जीबिशन वाला कोई पैसे नहीं देता, कह रहा है बिक जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं देने वाला। तो मैंने जब एग्जीबिशन में भेजा, इज इट सप्लाई? नो। लेकिन अगर उसके एग्जीबिशन से किसी ने खरीद लिया तो सप्लाई है ना, यही बात बोल रहा हूं। तो आप देखिएगा आर्टिस्ट ने पेंटिंग दी, ही गिव्स अ पेंटिंग किसको? एट द एग्जीबिशन, क्या सप्लाई है? इफ somebody परचेज द पेंटिंग तो क्या सप्लाई है? यस। कोई दिक्कत? ये प्रोविजन ऑफ क्लब एसोसिएशन वो 7188 है। ठीक है, मतलब इसका कुछ नहीं करना भी आपको। एक होता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस पता है आपको? हुआ भी था आई थिंक तुम्हारा नो क्लेम, जब भी स्प्लेंडर पे तुमने बुलेट ठोकी थी, हाँ सो हुआ था ना? यस, वो कह रहा था ना मैं नहीं लूंगा इंश्योरेंस या कुछ, है ना? कंपनी जब बोलेगा हाँ, ठीक है। अब मैं आपको नो क्लेम बोनस समझाता हूँ। सर एक चीज मेरे को पूछनी थी, हम लोग जो ये एग्जाम्पल्स वगैरह कर रहे हैं केसेस के, इसकी एग्जैक्टली हेडिंग क्या है? लाइक किसी सेक्शन के अंडर आ रहा है या हम ऐसे ही लाइक नहीं, केस? ये कुछ अभी मैं दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर और कुछ ऐसा आपने हेडिंग नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है उसको। अच्छा ये तो कई मतलब केसेस। सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस आती हैं जो कि बनी हुई है और ये एग्जाम्स में आ सकती हैं आपकी आज प्लस। ओके सर। ठीक है, नो क्लेम बोनस क्या होता है बताओगे? नो क्लेम बोनस पता है क्या होता है? अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करा रखी है और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योर्ड होती है, तो हम कहते हैं ना कि हम तो इंश्योरेंस से ले लेंगे। लेकिन आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा यार ये तो यार हमारे को नुकसान हो गया यार, नेक्स्ट टाइम इससे ना प्रीमियम ज्यादा लेंगे। अगर आपकी गाड़ी की हिस्ट्री में अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा ले लें तो एक बोनस होता है नो क्लेम बोनस, कि आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, आप तो कुछ क्लेम ही नहीं करते हो, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। कैसे मिलता है? अगले साल इंश्योरेंस करा रहे 25,000, मैं 10,000 का बोनस दे दूंगा आपको, 5,000 का बोनस दे दूंगा और माइनस कर दूंगा। देख सपोज कर, मैं तुम्हें एकदम क्लियर बताता हूँ। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, सामने वाले की गाड़ी ठुक गई और आप उसे बोल रहे हो भाई साहब आपकी तो इंश्योरेंस है ना, मेरे से क्यों 50,000 रुपये मांग रहे हो? कह रहे मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। भाई इंश्योरेंस है ना उसकी। ठीक है, आप मुझे बताइए, सपोज करो तुम गाड़ी चला रहे हो और सामने वाले की गाड़ी है और उसका पीछे का बम्पर होता है ना, और क्लियर कट दिख रहा है 50,000 का नुकसान। ठीक है, और क्लियर है कि उसने इंश्योरेंस ले रखी है और उसको सारा पैसा मिलेगा। इसके अंदर इंश्योरेंस का एक टर्म होता है जीरो डेप। जीरो डेप पता है आपको? अगर आपकी गाड़ी ठुकी तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, पूरी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी ठीक करके देगा। ठीक है, तो वो बंदे का जीरो डेप इंश्योरेंस था, उसको जो उसका नुकसान हुआ 50,000 इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी। आप मुझे बताइए, पर वो आपसे 50,000 मांग, वो कह रहा है मैं क्यों जाऊं इंश्योरेंस कंपनी के। हमने कहा ये क्या बात हुई? ठीक है मानते हमसे गलती हो गई, पर आपकी इंश्योरेंस है, आपका तो ठीक हो जाएगा। वो कह रहा है अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? नो क्लेम। नो क्लेम बोनस होता है अगर वो इंश्योरेंस के पास गया, इंश्योरेंस से ठीक कर दी गाड़ी, पर उसके प्रीमियम बढ़ जाते हैं बेटे आगे, उसको वो बोनस जो है वो मिलने बंद हो जाता। बोनस क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ये एक डिस्काउंट है जो आपको मिलना था, और क्योंकि आपकी गाड़ी ठुकी आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव यू दिस डिस्काउंट। और ऐसे ही करते लोग आज के टाइम इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जिंदगी। झगड़े तभी हो जाते हैं रोड। एक इंसान है मेरे खुद ही नोन में, एक है, मतलब मुझे लगता है क्या ही पॉइंट है और इतना वो, ठीक है, वो उसकी गाड़ी ठुकी, उसकी इंश्योरेंस है जीरो डेप, पर वो दूसरे बंदे को कह रहे तू ही देगा पैसे। अरे भाई मिल तो रहा है तुम्हें,
पर भाई आप इंश्योरेंस के पास जाते नहीं हो, क्यों? क्योंकि अगर आप गए तो अगले साल के प्रीमियम्स बढ़े हुए होंगे, और अगर आप नहीं गए तो वो नो क्लेम बोनस में चलता है। समझ आया आपको नो क्लेम बोनस का मतलब? इंश्योरेंस कंपनी भी खेलती है बेटे, वहां से बेनिफिट दिया तो वहां बढ़ा दिया प्रीमियम, तो वो डिस्करेज ही कर रही है, मत आओ मेरे पास। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, हमने नो क्लेम बोनस के बारे में वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? कह रहे हैं नो क्लेम बोनस ही याद नहीं आया। हमने ये पढ़ा था कि क्या ये रिड्यूस हो जाएगा। मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपसे प्रीमियम कितना चार्ज करिए, 70,000, और आपको नो क्लेम बोनस दे रही है 20,000 का। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे पॉलिसी होल्डर हो, आते ही नहीं हो मेरे पास। मैं यही तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप आओ मेरे पास। आप आए मतलब पैसा मांगने आ रहे हो आप, तो मैंने नो क्लेम बोनस दिया, तो कितना वैल्यू इंश्योरेंस का हुआ? 50,000। सवाल ये है, क्या नो क्लेम बोनस इज रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू? आंसर इज यस, ये हमने लिखा था वहां। नो क्लेम बोनस इज रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमने लिखा था। ठीक है, दूसरी बात, मिस्टर ए हैज इसको ऐसे बोलता हूं, मिस्टर ए की गाड़ी ठुकी और वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसके घर वाले बोले क्यों नहीं जा रहा भाई? अरे भाई मुझे बोनस मिल रहा है 40,000 का, मैं नहीं जा रहा, मुझे बोनस मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस का पैसा नहीं होता बच्चे, आगे के प्रीमियम में डिस्काउंट होता। तो मिस्टर ए की गाड़ी ठुक गई है और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जा रहा। अब आप समझ रहे हो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका बोनस रुक जाएगा। तो क्या ये उसने कोई सप्लाई करी है मिस्टर ए ने? आंसर इज, ये सारा केस ये है नो क्लेम बोनस में। क्या मैं ये बोलूं कि एक बंदे ने अगर क्लेम नहीं करा, सो ही हैज डन समथिंग? हाँ उसने करा तो है, पर इसको सप्लाई नहीं बोला। मैं इसको लिखवा देता हूँ एक लैंग्वेज में, बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। मिस्टर ए हैज नॉट मेड a claim of rupees 50,000 on insurance company. Why? So that Mr. A gets no claim bonus. मिस्टर ए को क्या मिल जाए? नो क्लेम बोनस। तो आप मुझे बताइए, मिस्टर ए हैज supplied any service to insurance company because he's getting something in reward. By not doing something, I'm getting the money. So is it supply? Answer is no, it is not. नहीं तो आम जनता ही आ जाएगी कि इस परव्यू के अंदर। इतने सारे लोग नो क्लेम बोनस नहीं लेते बेटे। नो क्लेम बोनस लेने के लिए क्लेम ही नहीं डालते इंश्योरेंस कंपनी। आज के टाइम पे रोड पे झगड़ा इसी बात का। इंश्योरेंस सबके पास है, नोबडी वांट्स टू गो टू द इंश्योरेंस क्योंकि उनका क्या चीज छूट जाएगी? नो क्लेम बोनस। ठीक है ना? तो क्या मिस्टर ए ने कोई सर्विस दी है? Has he abstained from doing something to get something? Yes, he has done, but it is not supply. ये सप्लाई नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर सर लीजिए। नो क्लेम बोनस इज बेसिकली नॉट अ सप्लाई ना? एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ सप्लाई। कंक्लूडिंग पॉइंट है, इट इज नॉट अ सप्लाई। कहिए साहब जी, क्लियर है? लिख रहे हो क्या? चीजें दिखाऊंगा अब आपको बस। हाँ सर, बस 1 मिनट लिख लेते हैं। हम्म, ये भेजूंगा।
नंबर हो जाए सारा लिख दो फिर उसके बाद लिख दो। ओ जी, आगे बढ़ू। 10 मिनट का ब्रेक दे दोगे? 10 मिनट का ब्रेक अरे अच्छा वो ये मिलेगा मैडम, वो मिलेगा। नहीं अभी दे दो। 10 मिनट चाहिए। बिल्कुल, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए बस, मैं दूंगा, ब्रेक दूंगा। 10 मिनट आप ले रहे हैं ना? नहीं अभी ना कुछ दिमाग में चल रहा है, एक चीज बतानी है, या हो गई है, क्या है। सर हो चुकी है सर, छोड़ो इंडोनेशिया ना। 7-1 A 7-1 C। सर ज्यादा प्रेशर नहीं। नहीं ब्रो, ओ जी। सर घूमने का गाड़ी साइड हुआ। घूमने का डिसाइड हुआ है, बच्चों से आज बात करूंगा बाकी बैच के, और उधर का ही दुष्यंत सर से तो बात करी है। कब सर कब? मंडे ही है ना? क्या मंडे की कोशिश, क्या है मंडे को? क्लूड का ना। हाँ हाँ, कमिंग मंडे या नेक्स्ट वीक में कोई भी दिन। स्पोर्ट्स डे का समझ नहीं आ रहा। क्लूड ना वो गेमिंग जोन है, वहां पे सोच रहे। स्मैश। हाँ उधर मैच होगा, उधर एयर हॉकी है, बॉलिंग है। बॉलिंग पे लगाऊंगा। हाँ बॉलिंग, आप सारे कोई भी स्पोर्ट में आ जाना आप। सर भी बाइक के ऊपर दे। सर चलो सर मैं 12th की पिकनिक पे नहीं नहीं गए थे अरे छोड़ो सर, तो हम काफी exchange बच्चों ने काफी एंजॉय करा होगा फिर तो आपके स्कूल के उधर ना। सर आईफोन एक्सचेंज कर लेना। बोलो क्या है। हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ भाई। क्या हारने? अच्छा, अब एक बार देखो जरा 7-1 A, ये देखो कैसे लिखा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ये समझ आना चाहिए आपको। सर समझ को आ रहा है, ऐसे लिखना है। लैंग्वेज आपको ऐसे आनी चाहिए, मतलब एक बार एकदम सर एग्जैक्ट। बाय अ पर्सन इन्होंने क्यों हाईलाइट किया हुआ है? सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ जी, सर इन्होंने बाय अ पर्सन क्यों हाईलाइट किया हुआ है? बिल्कुल आएगा वो, राइट टाइम आएगा, बात करेंगे। पर्सन में टैक्सेबल पर्सन होता है या क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा मैं, पर वो बहुत छोटी सी चीज है, मतलब वो उसकी कोई एक्सेप्शन या वो नहीं है। 7-1 AA ध्यान है आपको। हाँ तो वो यही लिखा हुआ है, एक बार 7-1 AA पढ़ लीजिएगा, इससे आगे कहीं आएगा भी नहीं। सेवन वन डबल ए क्लियर है, मतलब बेसिकली एक सोसाइटी है, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रही है, तो सोसाइटी एंड मेंबर्स आर सेपरेट। तो अगर वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सर्विस दे रही है कि बिजली का बिल यहाँ जमा हो जाएगा, फिर हम आगे कर देंगे, हम 10 रुपए फीस चार्ज करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें सप्लाई। ठीक है, और ये वाला 7-1 B समझ नहीं पढ़िएगा आया। मैडम। 7-1 AA के अंदर सिर्फ वो ये कह रहा है कि अगर आप देखेंगे कोई भी एक्टिविटी कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो आप पर्सन को सोसाइटी मान लीजिए, और ठीक किसके है। लिए कर रहा है, टू इट्स मेंबर्स, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या कोई भी है, तो दैट इज ऑल्सो सप्लाई। सर वैसे कुछ चेंज हो रहा है? ठीक है सर। काफी चेंजेस होते हैं। वाली मई से इस बार। हाँ, लेटेस्ट बुक से पढ़ियो, पुरानी बुक से मत पढ़ियो। सॉफ्ट में फिजिकली रख, सॉफ्ट भी रख, और उसका स्क्रीनिंग कर, और जो जो बोल्ड में है वो नई चीज आएंगी। सर लेकिन कहाँ से लाऊं? पुरानी बुक है ना, नई पुरानी बुक है, और फोन पे या लैपटॉप पे सॉफ्ट वाला खोल के रख, नहीं तो मिस हो जाएंगी चीजें, बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे, तुम्हारी जब पब्लिश हुई है, तुम्हारी भी अमेंडमेंट की फाइल लेटेस्ट से करना चाहिए। मई के लेटेस्ट वाली खोलो,
बट स्टिल मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, जो है लेटेस्ट बुक को जरूर रेफर करिएगा। मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जीएसटी में जरूर करो, डीटी में चेंजेस नहीं आते, जीएसटी में जरूर करो। ये चेंज ही नहीं हुई है शायद मेरे ख्याल से टीडीएस आप वो बस इंश्योर कर लीजिएगा कि चेंज ना हो। मेरे को बस ये कि लेटेस्ट पब्लिकेशन आपका गो थ्रू होना चाहिए। इस वाले में जो था टीडीएस टीसीएस उसमें था ना दैट चेंज। 7(1)(c) पढ़ लिया जी। तो बेसिकली हमारा 7(1)(a)(b)(c) ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा, अच्छा 7(1)(a) पढ़ लो एक बार, आने वाला हूँ उस पे भी मैं, मतलब पहले शेड्यूल 1 करेंगे फिर देखेंगे। 7(1)(a) ना ये कंफ्यूजन दूर करेगा कि हम किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। बेटे मार्केट में कंफ्यूजन होती है, सरकार को पता है, समझ नहीं आएगा। रेस्टोरेंट वाला बोलेगा कि दाल मखनी को गुड्स बोलो सर्विस है, सरकार बोलती है भाई रेस्टोरेंट सर्विस है। डीएलएफ वाला धीरे धीरे करके आपका घर बना के देगा, तो वो गुड्स है या सर्विस है, सरकार बोलेगा सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें आएंगी। सरकार ने बोला इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमें भी है, जीएसटी से पहले भी चल रहा था, तो पता है उन्हें गुड्स और सर्विस क्या कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन 7(1)(a) दूर कर देगा। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 2 के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे शेड्यूल 2 लिखा हुआ, क्लियर है जी। देन 7(2) नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 बाई 1 के हिसाब से सप्लाई होगा, लेकिन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, अब नीचे पढ़िए सबसे नीचे, सेग्रीगेटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई, इट इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट। सरकार कह देगी कि इसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं, ये सप्लाई है। सर ऊपर की डेफिनेशन सप्लाई था लेकिन नहीं होगा। जैसे कि अगर आप नौकरी पे जा रहे हैं, आपके हिसाब से वो सप्लाई है, एम्प्लॉय काम करता है, ही हैज प्रोवाइडेड अ सर्विस, उसको कंसिडरेशन मिल रही है, तो लगता है सप्लाई। पर शेड्यूल 3 बोल देगा जॉब वाले सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर जा। और इसके बाद सेकंड पॉइंट 7(2)(b), एक बार ये पढ़ेंगे एक बार। कौन सी एक्टिविटीज हैं? हु इज अंडरटेकिंग दीज एक्टिविटीज? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक आती है, कोई, मैं आपका कोई भी ग्रीवियंसेस एड्रेस करता हूं, जैसे आप लाइसेंस बनाने आते हैं तो मैं कुछ फीस तो लूंगा ना। आप एलपीजी का गैस का कनेक्शन लेने आते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने आते हैं, कुछ पैसे होंगे। हो सकता है सरकार ये बोल दे कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको एक इंटेंशन स्ट्रक्चर समझ आ गया? 7(3) सेम वही बात बोलता, मैं आ जाऊंगा इस पे, एक बार इसको पढ़ते जाइएगा, एक बार जो जो आपने पढ़ा सामने आएगा आपके। अब क्लियर है? गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेशन में होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके साथ सारी कर चुका हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल रीडिंग मटेरियल है, ये चार्ट वही बना हुआ है वो जो हमने बनाया, 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b), 7(1)(c), ये सारी चीजें वही है जी, ठीक है साहब। आइए, हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं जी। ये वाला देखिए कितना बढ़िया कलरफुल चार्ट बना हुआ है बेटे, समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं करते उसमें, इतना बस बताते ही नहीं तो आप बनाइए ना, मेहनत करिए, है। चेंजेस लाइए जिंदगी में। हमेशा ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और नहीं अपने रजिस्टर में बनाइए। खुद में हाँ, ऐसे नहीं ग्रेड बनते। ज्ञान की बात है, उससे ले लो। मैं नहीं करता, मेरे हो गया ये? गुड्स की डेफिनेशन देखिए, कितनी बढ़िया ड्राइंग बना रखी है बेटी। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। जो आपने नो क्लेम बोनस का बनाया था उसमें आपने ऐसा लिखा था कि इंश्योरेंस 70,000 का है, फिर हमारा 20,000 समथिंग हो गया मिस्टर बी के साथ, तो फिर हमारा 50,000 बच गया। तो नो क्लेम बोनस
तभी बस मिलता है अगर कोई भी नहीं एक्सीडेंट होता है, या जितना रिमेनिंग बच जाता है उस पे मिलता है? नो क्लेम बोनस नहीं, मतलब वो मैं ना इनवॉइस दिखा रहा था आपको कि अगर वो बोनस 20 का मिला, प्रीमियम 70 का था, तो 20 का डिस्काउंट लग गया और 50,000 आ गया, तो जीएसटी किस पे लगता है वैसे? तो 50,000 पे। अच्छा, मतलब ठीक है, तो नो क्लेम बोनस माइनस करके आपको जितना प्रीमियम देना जीएसटी है लगता है। उस अमाउंट पे लगता है जीएसटी। हाँ, लेकिन और काउंटर जो इंसान ने क्लेम नहीं करा वो अलग पर्सपेक्टिव था, वो भी आएगा, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये पढ़ लिया बच्चों ने? इंक्लूड्स में भी वही लिखा हुआ है, आपको याद रखने पड़ेंगे ये चीजें। ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, दोबारा से वही बात है। फॉर्म ऑफ सप्लाई के अंदर सेल का मतलब दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपको वन टाइम रीड करने ही होंगे, पर इसमें कुछ नहीं निकल कर आएगा। और ठीक है, बार्टर एक्सचेंज का वही डिफरेंस है, बस बार्टर के अंदर गुड्स गुड्स गुड सर्विस होता है और इसके अंदर कैश भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। ये सब नॉर्मल रीडिंग है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कंसिडरेशन देखिए एक बार। क्लियर है? अब आ गई है, लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केस। तो 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, डोनेशन, गैलरी वाला और नो क्लेम बोनस। आप मुझे बताइएगा। सिर्फ केस नंबर 5 और वो पढ़ लो, इंटेंशन में सिखा चुका हूं आपको, बस आप केसेस पढ़ रहे हो। इसमें कोई मार्केटिंग लग रही है? तो ये बोल रहा नहीं। that there is no reference or mention of any business activity of the donor or those have been, thus GST is not leviable। बताइए, क्लियर है? अगला, आर्ट वर्क पे सेम वही लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, चलो फ्लो में पढ़ रहे हो तो। ऐसे गिव अप नहीं कर। संजय जी क्या लिखा है एक बार बताइए जरा, आर्ट वर्क में रीड करिए इसको। आप रीड कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। हेडिंग रीड करो, क्लास में रीड करो, जैसे क्लास, स्कूल नहीं गए क्या? पता नहीं है क्या? स्कूल नहीं गए थे क्या आप? Artwork sent by artists to galleries for exhibition is not a supply as no consideration flows from the gallery to the artist. आगे बढ़िए। कहने बोलते सर चार दीवार के बीच में सेकंड पॉइंट क्लियर है ना सबको? आइए अगला पढ़िएगा, नो सप्लाई ऑफ सर्विस। अगली क्लास में सप्लाई खत्म करना है बेटे, मैंने रुकूंगा नहीं मैं। हाँ, तीनों केस में। हाँ हाँ, तीनों केस में। ये वाला ना अच्छे से पढ़ लेना, नो क्लेम वाला। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल 1 करेंगे भाई। हाँ, खुशबू जी ने पढ़ लिया? पहले ही पूरा हाँ जी, समझ आया? निमेश जी क्या बोल रहा है ये?
झटका लगा वो तो ठीक है ठीक है। अगर आप लास्ट पैराग्राफ में देखोगे वो यही बोल रहा है, इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड। इंश्योर्ड होता है जो इंश्योरेंस लेता है, कि उसने कोई सर्विस नहीं दी है टू इंश्योरेंस कंपनी को बाय नॉट क्लेमिंग द अमाउंट, तो उसको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोलूं कि मैंने कुछ सप्लाई करा है इंश्योरेंस कंपनी को? आंसर इज नो। ठीक है जी, ऑल क्लियर टिल हियर? थर्ड पॉइंट में सेम ही बोला। ये पढ़ लीजिए एक बार। कुणाल जी सोच रहे हैं इसमें कुछ, इसमें कुणाल जैसा ही लग रहा है ये। सर पे बाल नहीं है, बड़ी देर से शांत है, पता नहीं है नहीं। सर हूँ सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? हाँ हाँ, स्क्रीन पर भी है तू। अब तो आपको हर जगह मैं ही नजर आऊंगा सर। और तेरे को कौन आ रहा है हर जगह नजर? सर ग्लूड कब लेके जा रहे हो बता दो बस। बस चलेंगे, वही तो जान जाना चाहिए यार। जाना चाहिए। कब चल रहा है? आप जा ही नहीं रहे आप सब। बस बुक कराओ चलो अभी चलते हैं। सर बस नहीं, मेट्रो बुक कराएंगे आपके। अरे यार पेज पे तो हमें बैठना है पक्का ना। हाँ हाँ। वहां तक मेट्रो आप लेके जाओगे। चलिए आइए, इसके बाद ना बिजनेस और प्रोफेशन की ना डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको रीड करनी होगी। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटा सा, अगर एक दिन का भी कोई बिजनेस है, वोकेशन, वोकेशन क्या होता है कि वन टाइम कुछ कर रहे हो। मान लो एक सेलिब्रिटी है शाहरुख खान, तो उन्होंने कोई ड्राइंग बनाई, उन्होंने बेच दी, तो इज ही इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग पेंटिंग्स? नो। बट क्या इस चीज को मैं सप्लाई बोलूंगा? बोलूंगा। ठीक है, कुछ ही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। प्लीज एग्जाम्पल्स को पढ़िए। पढ़िए पहले दो, पर्सनल वाले थे, लेकिन ये वाला सुंदरम आचार्य, पेंटिंग बेची और कंसिडरेशन चैरिटेबल को दे दी, भाई उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैं बेच के पैसा यहाँ दूंगा तो मैं सप्लाई है नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो द सेल ऑफ द पेंटिंग क्वालिफाई एज अ सप्लाई एज इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ। सर ये समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप डोनेशन को देते हो पर उसने ऐड वगैरह तो करा नहीं सुंदरम के लिए, तो फिर क्यों सप्लाई नहीं है? नहीं मैडम, आप समझे नहीं। आप, ये एक्टर ने कोई चीज बेची, जैसे केबीसी में कोई आता है, वो प्राइस मनी जीत गए, उसके बाद डोनेशन हो रही है ना, मैं डोनेशन की एंगल ही क्यों देख रहा हूँ? उसने एक पेंटिंग बेची, क्या पेंटिंग बेचना सप्लाई है? आंसर इज हाँ यस। सर। हाँ सर। इररिस्पेक्टिव आप उसको डोनेट करें, आप अपने पास रखें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। तो ये ऐसा उस वो वाला पॉइंट नहीं है ये वाला कि मतलब इन रिटर्न कुछ है कुछ है। पढ़ लीजिएगा बेटे 10 11 12 भी, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं है, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, नहीं मिलेगा। जल्दी छोड़ दूंगा आज, आप 12:30 छोड़ दूंगा बस। नहीं सही में ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेकफास्ट नहीं करा था? किसकी गलती? मेरी क्या गलती उसमें? मैं क्या? अच्छा, सैटरडे के दिन हम लोग आफ्टरनून में रख ले क्लास? ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस। यार उस टाइम ना यस सर। यार, अरे देखो हाँ मतलब बहुत मैंने काउंटिंग तो दे। सर पार्टी देनी पड़ जाएगी।
या तो संडे बुला लूंगा लंबा फिर। हाँ संडे संडे। संडे नहीं नहीं पर तुम्हारे को ना छुट्टी नहीं दे सकते अभी, अब कंटिन्यूस। ठीक है छोड़ो, रिजल्ट तो बताइए आम आदमी पार्टी जीतना क्या कंटिन्यू। तो मतलब उसके अलावा की पार्टी आज है अगर नहीं तो हम मीटिंग फिक्स कर देंगे। सर जी 7-1B, मैं तो कुछ करा भी नहीं रहा 10 मिनट से, रीड ही तो करा रहा हूँ सिर्फ। तो करा सप्लाई आएगी 7-1B एग्जाम्पल देखिए, मजा आ जाएगा आपको। नहीं आया मजा? बोलू कुछ? क्या बोल रहा है ये 7-1B में? आर्किटेक्ट सर्विस रेजिडेंस एंड देयर इज कंसिडरेशन। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? वही है, रमैया प्रोपराइटर हैज रिसीव्ड आर्किटेक्ट सर्विस फॉर पर्सनल रेजिडेंस एट एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। और आर्किटेक्ट किधर है? लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो भाई है ना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ही हुआ ना, कंसिडरेशन है, बिजनेस नहीं है उसका, तो भी सप्लाई है। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? अब हम आ गए हैं 7-1C पे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स नाउ। 11:30 बजे सबसे पहले पढ़ा। चलो 11:22 हुए, हम लोग मिलते हैं 11:30 मिलते हैं। 11:32 ठीक है, 11:30 मिलते हैं और 11:30 से आगे। अच्छा एक बात बताओ, TDS स्टार्ट करा दूं तुम्हारा? जो पहले से एक से चला रहा है हम्म, चलो ठीक है 11:30 आ जाओ एक बार, ठीक है जी, 11:30 मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, 11:30 मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।